हेलो एवरीवन। दोस्तों आज कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2024 तक। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, वीडियो को कंप्लीट देखना। पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण स्वतंत्र सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये आपका बेलारूस बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित की गई है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायेव ने शिखर बैठक की मेजबानी की है। इस दौरान यूरेशियाई देश बेलूसरम को एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 25वीं परिषद की बैठक चीन में आयोजित की जाएगी। एससीओ के बारे में जान ले दोस्तों। एससीओ की फुल फॉर्म होती है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जून 2001 में की गई है। मुख्यालय बीजिंग चीन में हो जाएगा। 5 देश है जिसमें कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान द्वारा यह संगठन की शुरुआत की गई है। एससीओ के स्थायी सदस्य जो है कजाकिस्तान, चीन, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस हो जाएंगे। पर्यवेक्षक जो सदस्य है अफगानिस्तान और मंगोलिया हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। आगे बेलारूस के बारे में जान लेते दोस्तों। जो बेलारूस जो कि 10वां देश अभी इसमें शामिल हुआ है, वह यूरोप का देश है और राजधानी इसकी मिन्स्क हो जाएगी। मुद्रा की बात करें बेलारूसी रूबल हो जाएगा। और जो यहाँ के राष्ट्रपति है अलेक्सांद्र लुकाशेंको यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। दोस्तों बेलारूस की बात कर लेते हैं। बेलारूस की कौन सी साइड में पड़ता है मैप के हिसाब से जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो हो गया आपका भारत और यहाँ से आप चलेंगे यूरोप की साइड तो यहाँ पर आ जाएगा बेलारूस। ये आपको याद रखना है। इससे दोस्तों क्या होता है, एक आइडिया लग जाता है कौन सा देश हमारे जो संसार की जो सिचुएशन है वह कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपका धीरेन्द्र के ओझा को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पर दोस्तों फोटो देख सकते हो धीरेन्द्र के ओझा की। डिटेल में जान लेते हैं। सरकार के संचार रणनीति मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा आईआईएस अधिकारी धीरेन्द्र के ओझा को केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के साथ प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में सेवा करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी जुड़ी है। धीरेन्द्र के ओझा से हाल बी शरण के पद ग्रहण करेंगे, जिन्होंने 1 अप्रैल 2023 से पीआईबी यानी कि प्रधान महानिदेशक का पद संभाला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सड़क सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये यहाँ कहाँ के हो जाएंगे? मध्य प्रदेश में हो जाएगी यह योजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनता के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जनता के प्रति अधिक पारदर्शी और जवाबदेह कार्य प्रणाली अपनाकर लोक कल्याण के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने के लिए दृष्टि से लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप से प्रदेश की 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों में आवश्यकता अनुसार त्वरित यानी कि तेजी सुधार संभव हो सकेगा। मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जैसे लोकपथ मोबाइल ऐप सड़क सूचना प्रबंधन प्रणाली के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई है। राजधानी भोपाल हो जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव हो जाएंगे और राज्यपाल गंगूबाई पटेल हो जाएंगे। यहाँ पर आप मैंने यहाँ पर एक मैप रखा है जिसका जवाब आप देख सकते हो। ये मैप क्यों रखा है? क्योंकि ये तो हो गया हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, उसके अंदर जो आप येलो येलो देख रहे हो ये है मध्य प्रदेश का मैप। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मध्य प्रदेश की स्थिति भारत के अंदर किस तरफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो ये आपका 6 जुलाई को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सहकारिता दिवस क्या होता है जो आपको मैं बता देता हूँ। हर साल की तरह अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस दुनिया भर में जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यह इस साल 6 जुलाई 2024 को मनाया गया है। इसका उद्देश्य सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। और जो इसकी वर्ष की 2024 की जो थीम थी, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर रही है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस वर्ष 1923 में मनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में मर्चेंट पार्टनर्स के लिए 35 रुपये प्रति माह की दर से हेल्थ साथी का योजना किसने शुरू किया है? तो दोस्तों हेल्थ साथी योजना पेटीएम ने शुरू किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए पेटीएम हेल्थ साथी नाम से एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की है। 35 रुपये प्रति माह की सदस्यता से शुरू होने वाला पेटीएम स्वास्थ्य साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर असीमित डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन इन पार्टनर डॉक्टर यूजर्स ओपीडी की सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करने वाला है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। पेटीएम के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पेटीएम की स्थापना इसकी अगस्त 2010 में की गई। पेटीएम की स्थापना मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा और जो इसके संस्थापक सीईओ है वो विजय शेखर शर्मा जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024, लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो दोस्तों आपका बीपीसीएल ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब जाएगा। डिटेल में समझते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक महारत्न और फॉर्च्यूनर्स ग्लोबल 500 कंपनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 से लेकर लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 तक 4 साल के लिए आधिकारिक प्रमुख भागीदारी के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। इस सहयोग के तहत बीपीसीएल पेरिस जाने वाली भारतीय दल का समर्थन करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए कई अभियान शुरू करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना और प्लीज़ चैनल पर नया है तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। स्थापना जो है 1952 में की गई है। इसका मुख्यालय मुंबई भारत में हो जाएगा और अध्यक्ष कृष्ण कुमार जी हो जाएंगे। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओए ओलंपिक संघ भारतीय, इसकी स्थापना 1927 में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा। अध्यक्ष पीटी उषा हो जाएगी और प्रधान सचिव राजीव मेहता हो जाएंगे। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इन्होंने अपना नाम बदल दिया समान कैपिटल लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को बदलकर अब कर दिया गया है समान कैपिटल लिमिटेड। डिटेल में जान लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने खुद को समान कैपिटल लिमिटेड के रूप में पुनः बोर्डिंग करते हुए एक बदलाव किया है। यह परिवर्तन प्रमोटर के नेतृत्व वाली इकाई में बोर्ड द्वारा संचालित विविधतापूर्ण वित्तीय संस्थान में इसके बदलाव को दर्शाता है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भारत की सबसे तीसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये आपका कीर स्टारमर बने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कीर स्टारमर की आप दोस्तों यहाँ पर फोटो देख सकते हो। ये किसका स्थान लेंगे? इसका ऋषि सुनक जी का स्थान लेंगे। पहले ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री थे। डिटेल में जान लेते हैं। पूर्व मानवाधिकार वकील और लेबर नेता कीर स्टारमर 2024 के चुनावों में पर्याप्त बहुमत हासिल करने के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्थान लेंगे। ब्रिटेन जो है दोस्तों यूरोप में हो जाएगा और राजधानी लंदन हो जाएगी। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो लंदन या फिर ब्रिटेन की स्थिति। ये हो गया आपका भारत और यहाँ से आप जाएंगे यूरोप की साइड में, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका सील नागू किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों फोटो देख सकते हो सील नागू की। डिटेल में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से न्यायमूर्ति सील नागू कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर स्थानांतरित की अधिसूचना जारी की है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय जो इसकी स्थापना है 1966 में की गई है और मुख्यालय इसका चंडीगढ़ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आपका चारुलता एस्कर और अर्नब कुमार चौधरी, यानी कि दोनों किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। यहाँ पर आप दोस्तों फोटो देख सकते हो चारुलता एस्कर की और अर्नब कुमार चौधरी की। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने श्रीमती चारुलता एस्कर और अर्नब कुमार चौधरी को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, इसकी स्थापना 1935 में की गई है 1 अप्रैल को। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। गवर्नर्स
फिलहाल में शक्तिकांत दास है, वर्तमान में डिप्टी गवर्नर जो है यहाँ पर, डिप्टी गवर्नर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और एम डी पात्रा हो जाएंगे। यानी कि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका टीवी रविचंद्र को और पवन कुमार यानी कि दोनों किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। डिटेल में जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने 2 नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किए हैं। खुफिया ब्यूरो में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत तमिलनाडु कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी टीवी रविचंद्र और विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत पवन कपूर को इस पद पर नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय एनएससीएस का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तथा एनएसए के जो प्रमुख सचिव है वो अजित डोभाल जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 57वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका वियतनाम यानी कि लाओस में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। 57वीं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रसंघ आसियान के विदेश मंत्री की बैठक 21 जुलाई से 27 जुलाई तक लाओस की राजधानी वियतनाम में होगी। उप प्रधानमंत्री सिलिम मक्से और कोमासित की अध्यक्षता में एक तैयारी बैठक आयोजित की जा रही है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन एशियन की जो स्थापना है दोस्तों देख लेते हैं 8 अगस्त 1967 में की गई है। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। प्रधान सचिव डॉक्टर काओ किम होर्न हो जाएंगे और जो इसमें सदस्य देश हैं 10 सदस्य देश इसमें हैं। ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर बेस ईयर में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों ये आपका विश्वता गोल्डर यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लेखाओं के लिए आधार वर्ष के संशोधन की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठन की है। इस 26 सदस्यीय समिति का अध्यक्षता विश्वता गोल्डर करेंगे और यह समिति राष्ट्रीय खातों के लिए एक नए आधार पर वर्ष की सिफारिश करेगी। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, लेकिन इसमें संशोधन कर इसे वर्ष 2020-21 बनाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आपको अलग अलग से इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन अलग अलग कंटेंट लेकर आती है हम करंट अफेयर का। दोस्तों एक वीडियो पर लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करोगे तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना और प्लीज़ चैनल पर नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार मैनलेड सीरो का फोटोग्राफी दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? तो ये आपका असम में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर एक जीव की फोटो देख सकते हो जिसका नाम है मैनलेड सीरो। डिटेल में समझ लेते हैं इसके बारे में। पहले मैं आपको बताऊँ, जो ये फोटो है ना ये एक बकरी और किसकी तरह दिखाई दे रहा है? जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में असम के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में मैनलेड सीरो का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किया गया है। यह एक संवेदनशील स्तनपायी प्रजाति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह तस्वीर उन अधिकारियों और संरक्षणवादियों ने मिलकर खींची है। मैनलेडो सीरो, इसके बारे में जान लेते हैं। मैनलेडो सीरो कौन है? आपको मैंने फोटो दिखाई है, यह है मैनलेडो सीरो। ये कैसा दिखाई देता है? ये एक बकरी और हिरण की तरह है। यह एक स्तनपायी प्राणी है जो बकरी और मुर्ग के मिश्रित रूप से दिखता है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान असम भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान है जो काकराझार जिले के गोसाई गांव में उपखंड में स्थित है, यानी कि असम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व जूनोसिस दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों आपका 6 जुलाई को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। हर साल 6 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जूनोटिक बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस पहली बार 6 जुलाई 2007 को लुई पास्चर की मृत्यु की 100वीं यानी कि 100वीं वर्षगांठ पर जोनेटिक रोगों के इस क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया गया था।
जूनोसिस क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक आमतौर पर जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी को जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। तो इसको रोकने के लिए मनाया जाता है। जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके डिक सूप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डिक सूप। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी फोटो। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। डच सीक्रेट सर्विस के पूर्व प्रमुख डिक सूप ने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। 67 वर्षीय स्वतंत्र नेता डिक सूप मार्क रूटे का स्थान लेंगे, जो इस वर्ष के अंत में नाटो के अगले महासचिव बनने वाले हैं। नीदरलैंड जो है दोस्तों यूरोप का देश हो जाएगा, और जो इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम हो जाएगी, और मुद्रा यहाँ की यूरो हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब जो नीदरलैंड की स्थिति है मैप में, ये तो हो गया आपका प्यारा देश भारत, और यहाँ से आप इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका यूरोप में नीदरलैंड यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो दोस्तों ये आपका सुजाता सोनिक बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो सुजाता सोनिक जी की। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों। 1987 बैच की IAS अधिकारी सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव नितिन करीर का स्थान लिया है। महाराष्ट्र की जो दोस्तों स्थापना है 1 मई 1960 में की गई है, और राजधानी मुंबई हो जाएगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो जाएंगे, और राज्यपाल रमेश बैस हो जाएंगे। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार नई बैंक के नोटों में होलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया है? तो दोस्तों ये आपका जापान यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। डिटेल में जान लेते हैं। जापान ने मुद्रा डिजाइन में अपने नवीनतम नवाचार का अनावरण किया है, जिसमें नए बैंक नोट में होलोग्राफिक तकनीक को शामिल किया गया है। यह विकास दुनिया भर में मुद्रा के लिए सुरक्षा सुविधाओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। होलोग्राफी प्रौद्योगिकी 3D जैसी छवियां बनाती है, जो विभिन्न कोणों को देखने पर बदल जाती है, जिससे बैंक नोट सुरक्षा सुविधाओं में जटिलता की एक परत जुड़ जाती है। यह पहल वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आगे रहने के लिए जापान की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जापान जो है दोस्तों एशिया का देश हो जाएगा, राजधानी टोक्यो, और मुद्रा यहाँ की येन हो जाएगी, और प्रधानमंत्री फूमियो कशीदा हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो जापान की स्थिति वर्ल्ड मैप में। ये तो है आपका भारत, और यहाँ पर आप जाएंगे तो एशिया में ही पड़ेगा आपका जापान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में महिला टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन चुकी है? तो दोस्तों ये आपका शेफाली वर्मा बन चुकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। शेफाली वर्मा की दोस्तों यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। शेफाली वर्मा ने टेस्ट इतिहास का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। उन्होंने अपने करियर के इस पहले दोहरे शतक को 194 गेंद पर पूरा किया है, यानी कि 194 गेंद पर 200 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, जिन्होंने इसी साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 248 गेंद पर 200 शतक मतलब कि दोहरा शतक लगाया था। मिताली राज के बाद शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली भारत की दूसरी बल्लेबाज बन चुकी है। मिताली राज ने अगस्त 2002 में टोंटन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान 407 गेंदों पर 214 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बहुत तेज दोहरा शतक लगाया, यानी कि 194 गेंद खेली और 200 रन बनाए इन दोनों खिलाड़ियों के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? तो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश ने किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों ये है चंद्रबाबू नायडू, यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटो इनकी। चंद्रबाबू नायडू ने 65.31 लाख अभ्यर्थियों के लिए NTR भरोसा पेंशन योजना के तहत 4,408 करोड़ रुपए का वितरण शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वृद्धा पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़कर 4,000 रुपये कर दिया गया है तथा शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए पेंशन को संशोधित कर 6,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है तथा गंभीर बीमारियों में पीड़ित लोगों के लिए 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिए गए हैं। यह योजना उद्देश्य सामाजिक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों स्थिति देख लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। राजधानी अमरावती हो जाएगी। राज्यपाल
एस अब्दुल नजीर हो जाएंगे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। यहाँ पर आप दोस्तों आंध्र प्रदेश का मैप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किस देश की नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ 800 टन के महासागरीय टग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों आपका बांग्लादेश ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग के साथ 800 टन के ओशन गोइंग टन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक बड़ा अनुबंध है जो रक्षा उपकरणों के खरीद के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश की दी गई $500 मिलियन की ऋण सहायता प्रदान करना है, जिस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर ढाका ने और बांग्लादेश नौसेना के रक्षक खरीद महानिदेशालय के प्रतिनिधियों पर उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। गर्स लिमिटेड के बारे में और जान लेते हैं। जैसे इसके अनुसार अनुबंध अनुसार लगभग $21 मिलियन की कीमत वाला यह जहाज 24 महीने के भीतर बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा। यह जहाज लगभग 61 मीटर लंबा और 15.80 मीटर चौड़ा होगा और पूरी तरह से लोड होने पर इसकी अधिकतम गति कम से कम 13 नॉट होगी। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE स्थापना 1984 में की गई। इसकी मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में हो जाएगा और अध्यक्ष जो है यहाँ के PR हरि हो जाएंगे। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नेमोडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका मेघालय के उमरोई में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। भारत के मंगोलिया के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण 3 जुलाई से 16 जुलाई तक मेघालय के उमरोई में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी पहाड़ी इलाकों में अर्ध पारंपरिक अभियानों को अंजाम देने में दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट का 15वां संस्करण मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका पी गीता को किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। लेखिका, आलोचक और नारीवाद कार्यकर्ता पी गीता को नारीवादी अध्ययन के लिए पहले के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। MT वासुदेव नायर की पटकथाओं पर उनकी कीर्ति 2 थाचुकल पुरुष रचनाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को विंग वुमेन ए इंटीग्रेशन एंड ग्रोथ थॉट्स स्पोर्ट्स केरल द्वारा स्थापित किया गया है। सरस्वती अम्मा एक साहसी लेखक थी जो तत्कालीन पितृसत्तात्मक साहित्य दुनिया के खिलाफ अकेली खड़ी थी। सरस्वती अम्मा ने 1938 में पहली लघु कहानी प्रकाशित की थी। विंग्स एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य महिलाओं को साहसी और स्वतंत्र बनाना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर की है? तो दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतरिक्ष मैत्री मिशन ऑस्ट्रेलिया भारत की प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार के लिए मिशन है जो अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मानवता साझेदारी को बढ़ाने का कदम आगे बढ़ाता है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL जो इसकी स्थापना 2019 में की गई है, प्रकार यानी किस प्रकार काम करता है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम में यह कार्य करता है। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में हो जाएगा और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो है राधा कृष्ण दुराईराज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोरकाना टूरिज्म पुरस्कार 2024 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये आपके शाहरुख खान बने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब जाएगा। शाहरुख खान की यहाँ पर आप दोस्तों फोटो देख सकते हो। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। शाहरुख खान 2024 लोकार्ना फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पार्डो अला कैरियर अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एक्टर है। 58 वर्ष शाहरुख खान को 10 अगस्त को स्विट्जरलैंड के लोकार्ना स्थित पियाजा ग्रांडे में यह पुरस्कार दिया जाएगा। 2005 में शाहरुख खान को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया है? तो दोस्तों आपका थाईलैंड यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। डिटेल में जान लेते हैं, भारतीय सेना ने थाईलैंड के ताक प्रांत के रॉयल थाई सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है। यह अभ्यास 1 जुलाई से यानी 15 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाएगा। पिछला मैत्री अभ्यास 16 से 29 सितंबर 2019 तक विदेशी प्रशिक्षण नोड उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय और थाई युवाओं के व्यापक प्रयास का हिस्सा होगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपका रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं, प्यूमा इंडिया ने क्रिकेटर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोनों पूमा परिवार का हिस्सा होंगे और विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से इनके जूते परिधान, एथलेटिक सामान और सहायक उपकरणों को बढ़ावा देंगे। पूमा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वेयर निर्माता कंपनी है। कंपनी की स्थापना 1948 में रुडोल्फ डेसलर ने की थी। इसका मुख्यालय जर्मनी में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 फीडा विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों आपका सिंगापुर में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं, इंटरनेशनल चेज फेडरेशन फीडा ने 2024 फीडा विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए सिंगापुर की मेजबानी का ऐलान किया है। सिंगापुर ने यह मुकाबला होस्ट करने के लिए 20.86 करोड़ रुपए में नीलामी जीती है। यह चैंपियनशिप भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और वर्ल्ड चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक खेली जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फीडा स्थापना जो है इसकी 20 जुलाई 1924 में की गई है। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। अध्यक्ष है जो इसके और कोडी डरवोकोविच हो जाएंगे। सदस्यता कितने देश इसमें सदस्य हैं? 201 राष्ट्रीय संघ इसमें सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में कौन सा देश यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बना है? तो दोस्तों आपका हंगरी बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं, हंगरी ने 6 महीने के लिए यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता संभाली है। यूरोपीय संघ की परिषद का नेतृत्व एक सदस्य राज्य द्वारा 6 महीने की अवधि के लिए घूर्णन आधार पर बारी बारी से किया जाएगा। 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद से यह दूसरी बार जब हंगरी अध्यक्षता करेगा। जनवरी जून से 2024 तक यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता बेल्जियम ने की थी। अध्यक्षता करने का मतलब है परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना और अन्य यूरोपीय संघ निकायों के साथ साथ यूरोपीय जनता के समक्ष संस्था का प्रतिनिधित्व करना है। यूरोपीय परिषद 1974 में बनी थी। यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यूरोपीय संघ के बारे में जान लेते हैं। यूरोप में स्थित सदस्य देश 27 देशों का एक राजनीतिक आर्थिक मंच है। इसकी जो स्थापना है 1 नवंबर 1993 में की गई है। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा और अध्यक्ष यहाँ के उर्सुला वॉन डेर लियेन हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अगला है और आखिरी क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसने भारत के पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? तो ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। किस किस पुस्तक के बारे में किया है ये आपको मैं बता देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकें का विमोचन किया है। पुस्तक विमोचन समारोह पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर तेलंगाना के हैदराबाद में गाची बोवली के अन्यथा अन्वय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। 3 पुस्तकें मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। 3 विवेचन पुस्तकें, पहली है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस जिसको एस नागेश ने लिखा है। दूसरी है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ एम वेंकैया नायडू एज जो 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उसको लिखा है IV सुब्बाराव ने। और अगली पुस्तक है महानेता एम वेंकैया नायडू का जीवन और यात्रा जिसको लिखा है संजय कुमार किशोर ने। इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, कोई से भी एग्जाम में आ सकती है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। वर्ष 2024 में उड़ीसा के नए मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका मनोज आहूजा को बनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। मनोज आहूजा की आप यहाँ पर दोस्तों फोटो देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी मनोज आहूजा ने
उड़ीसा सरकार के नए मुख्य सचिव के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। इन्होंने पूर्व मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना का स्थान लिया है। उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे उड़ीसा राज्य हमारा, स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1936 को की गई है। राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी इसकी। मुख्यमंत्री यहाँ के मोहन चरण मांझी हो जाएंगे और राज्यपाल रघुबर दास जी हो जाएंगे। ऐसी ऐसी क्वेश्चन के साथ हम एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। अभ्यास का बंदरगाह चरण जो है 27 जून से 7 जुलाई तक चल रहा है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक को तैनात किया गया है। और फिर 2024 का जो विषय था दोस्तों इसका, भागीदार, एकीकृत और तैयार करना। 6 सप्ताह तक चलने वाला गहन परिचालन और प्रशिक्षण वाला रिम पैक 24 से 1 अगस्त तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 1 जुलाई को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं की प्रति जागरूकता बढ़ाने और समाज के स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए उद्देश्य के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2024 में जो दोस्तों इसकी थीम थी, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। इस दिन को भारत में महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की स्मृति में मनाया जाता है। डॉक्टर राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े संग्रहालय युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने आगामी युगे युगीन भारत संग्रहालय के लिए एक 4 दिवसीय अंतर मंत्रालय हितधारक परामर्श और क्षमता निर्माण का कार्यशाला का आयोजन किया गया है। दिल्ली के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक के प्रस्तावित युगे युगीन भारत संग्रहालय का विकास फ्रांस के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य नई दिल्ली के राससीना हिल के करीब स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासन क्षेत्र का पुनरुद्धार करना है। यह संग्रहालय 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला है, जो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, यह नाम संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है शाश्वत भारत। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय 5,000 से अधिक वर्षों के लिए भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। संग्रहालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित में भारत के योगदान को भी प्रदर्शित करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार सूचकांक AIPI 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों आपको 72वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड जारी करता है। इसमें 174 देशों की रैंकिंग के साथ की गई है। रैंकिंग में 4 क्षेत्रों पर आधार पर की जाती है: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव पूंजीवादी और श्रम बाजार नीतियाँ, इनोवेशन और आर्थिक एकीकरण और रेगुलेशन। शीर्ष 3 देश इसमें, पहले पर हो जाएगा सिंगापुर, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर अमेरिका। भारत जो है 72वें स्थान पर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये आपका सुमित नागल हो गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। डिटेल में जान लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 26 वर्षीय सुमित नागल बैंक की रणनीति के अनुरूप युवा दर्शकों से जुड़ने और जनसांख्यिकी के लिए डिजाइन के लिए उत्पादों को बढ़ावा देने का ध्यान केंद्रित करेंगे। सुमित नागल PV सिंधु और शेफाली वर्मा सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के अन्य प्रतिष्ठित ब्रांड एम्बेसडर की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं। एम्बेसडर होता क्या है? ब्रांड एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जो किसी विज्ञापन में किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए कम से कम समय के लिए अपने नाम या फोटो को प्रयोग करता है। जो व्यक्ति ब्रांड के साथ दीर्घकालीन संबंध बनाता है और ब्रांड के उत्पादों के विपणन के लिए अपने दर्शकों का उपयोग करता है, उसको बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने
वर्ष 2030 में पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये आपका डेनमार्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। डेनमार्क सरकार ने गायों, भेड़ों और सूअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। डेनमार्क 2030 से कार्बन टैक्स लागू करने की घोषणा बना रहा है। डेनमार्क कार्बन टैक्स लगाने का पहला देश बन चुका है। यह अपनी तरह तरह की पहल शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य मीथेन उत्सर्जन में कटौती करना है। डेनमार्क का लक्ष्य 2045 तक जलवायु तटस्थ बनाना है। ये भी आपको याद रखना है। डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यह एक यूरोप का देश है और उसकी राजधानी कोपेनहेग हो जाएगी और मुद्रा क्रोन हो जाएगी, और प्रधानमंत्री यहाँ के मेटे फ्रेडरिक्सन हो जाएंगे। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, मुद्रा मुद्रा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य रेलवे सीआर ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कहां पर 10 मेगावाट क्षमता का एक तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया है? तो दोस्तों ये आपका इगतपुरी झील महाराष्ट्र में क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। स्थायी ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य रेलवे सीआर ने रेलवे के लिए भारत के पहले तैरते सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। नासिक के इगतपुरी झील में स्थित 10 मेगावाट क्षमता की यह स्थापना रेलवे क्षेत्र की नवीनकरणीय ऊर्जा के प्रतिस्पर्धा में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। यह अभिनव परियोजना 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की मध्य रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है। मुंबई स्थित डिवीजन ने पहले ही पर्याप्त प्रगति कर लिया है, जिसने रेलवे स्टेशन की छतों और इमारतों पर 12.05 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित की है। मध्य रेलवे स्थापना जो है इसकी 5 नवंबर 1991 में की गई है। मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। महाप्रबंधक रामकरण यादव हो जाएंगे। मध्य रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र का अधिकांश, कर्नाटक का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 30 जून को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून की तारीख को 1889 में अंतर संसदीय संघ की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को लोकतांत्रिक शासन में संसदीय व्यवस्था को महत्व के बारे में जागरूक करना है। वर्ष 2024 में दोस्तों इसकी थीम थी संसदीय कूटनीति, शांति और समझौते के लिए पुल बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर दिवस जीएसटी डे 2024 कब मनाया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका 1 जुलाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। हर साल 1 जुलाई को देश में जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में वस्तु एवं सेवा कर का दिवस मनाया जाता है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। यह दिवस पहली बार 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था, जो कर प्रणाली के अपनाए जाने की पहली वर्षगांठ का प्रतीक था। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई जटिल करों पर समाप्त करके भारत की एक कर प्रणाली को बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में 70 mm रॉकेट बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये आपका थेल्स ग्रुप फ्रांस के साथ किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही, बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने भारत में स्थानीय स्तर पर 70 मिमी यानी कि रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करता है और इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय वाला थेल्स ग्रुप वैश्विक स्तर पर एरोस्पेस, रक्षा, परिवहन और सुरक्षा क्षेत्रों के लिए विद्युत प्रणालियों, उपकरणों और उपकरणों के डिजाइन पर निर्माण पर माहिर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में वित्तीय कार्यवाही कार्य बल FAF की बैठक कहां पर आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों आपका सिंगापुर में की जा रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। वर्ष 2024 में वित्तीय कार्यवाही कार्य बल FAF बैठक सिंगापुर में आयोजित की गई है। पूर्ण बैठक के बाद वित्तीय कार्यवाही कार्य बल FATF ने भारत को नियमित अनुवर्ती क्षेत्र में रखा है। बैठक में धन शोधक विरोधी, आतंकवाद विरोधी, वित्त पोषण और प्रसार विरोधी अनुपालन पर 17 देशों के मूल्यांकन पर किया गया है। भारत, रूस, फ्रांस, इटली और यूके को नियमित अनुवर्ती में रखा है। वित्तीय कार्यवाही कार्य बल FATF के बारे में जान लेते हैं। 7 देशों के समूह में
इसमें मतलब 7 देश समूह होते हैं, 7 देश जुड़े हुए होते हैं। 1989 में पेरिस शिखर बैठक में FATF की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष टी राजा कुमार सिंगापुर के हो जाएंगे। वर्तमान में 39 देश FATF के सदस्य हैं। हालांकि रूस को 2023 से निलंबित कर दिया गया था। भारत 2010 में FATF में शामिल हुआ था। FATF की जो फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपका संज्ञान ऐप लॉन्च किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में। रेलवे सुरक्षा बल के प्रमुख मनोज यादव ने एक मोबाइल एप्लीकेशन संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। यह 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। इसे RPF की तकनीकी टीम ने डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें तीन नए आपराधिक अधिनियमों, भारत न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA पर 2023 पर गहन जानकारी प्रदान की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी को किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आपका स्वर स्वामिनी आशा के नाम से किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। मशहूर गायिका आशा भोसले की बायोग्राफी स्वर स्वामिनी आशा लॉन्च की गई है। कार्यक्रम में RSS प्रमुख मोहन भागवत समेत कई और लोग शामिल हुए हैं। इस पुस्तक में 90 लेखकों द्वारा दुर्लभ तस्वीरें और अंतर्दृष्टि शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन है, बेहदी नखलम महोत्सव 2024 में किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों आपका मेघालय मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में समझते हैं। मेघालय राज्य में मानसून की फसलों की बुआई के बाद एक बेहद खास महोत्सव बेहदीन खलम मनाया जाता है। बेहदीन खलम मुख्य रूप से भारत के मेघालय के पनार लोगों द्वारा मनाया जाता है और यह जेतीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण नृत्य त्योहार भी है। बेहदीन खलम का अर्थ होता है बुरी शक्तियों को भगाना। मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की जो स्थापना दोस्तों 21 जनवरी 1972 में की गई है। राजधानी शिलांग हो जाएगी। राज्यपाल फागू चौहान हो जाएंगे और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हो जाएंगे। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखनी है। शिलांग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, जो हमारे इसके स्टेट के एग्जाम होते हैं उन्हें पूछ लेता है मेघालय की राजधानी या फिर स्थापना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा आपका चल्ला श्री निवासु सोलू शेट्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये है यहाँ पर चल्ला श्री निवासु सोलू शेट्टी। यहाँ पर आप दोस्तों इनकी फोटो देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं SBI के बारे में। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB ने अगले SBI चेयरमैन के रूप में चल्ला श्री निवासोलू शेट्टी के नाम की सिफारिश की है। वह दिनेश कुमार खारा का स्थान लेंगे, जो 28 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। चल्ला श्री निवासोलू शेट्टी मौजूदा वक्त में SBI के प्रबंधक निदेशक यानी कि MD के पद पर कार्यरत है। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI, जो इसकी स्थापना है 1 जुलाई 1955 में की गई है और जो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता? तो दोस्तों ये आपका भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और किस टीम को हराया था? यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को इन्होंने हराया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। डिटेल में जान लेते हैं ICC पुरुष T20 विश्व कप के बारे में। भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब दूसरी बार जीता है। भारत ने पिछली बार T20 विश्व कप 2007 में जीता था। 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप जो इसका संस्करण था, 9वां संस्करण था और आयोजन 1 जून से 29 जून 2024 तक किया गया है। जिसका मेजबान था जहाँ पर ये खेला गया था, ये दो देशों में खेला गया था। एक तो वेस्ट इंडीज हो गया और एक हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और जो इसके प्रशासक थे, मतलब कराने वाला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ठीक है, और जो इसके विजेता है भारत, दूसरी बार खिताब यह जीत चुका है। और जो इसके कप्तान थे रोहित शर्मा, ये आपको याद रखना है। 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप उपविजेता दक्षिण अफ्रीका, जो कि इसके कप्तान थे एडम मार्क्रम। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली, भारत का खिलाड़ी है। श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मतलब कि पूरी श्रृंखला में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी था वो था जसप्रीत बुमराह, जो कि एक भारत के बॉलर है। सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गरबाज, जो कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक विकेट लेने वाले फजल हक
फारूकी जो कि अफगानिस्तान का खिलाड़ी है, और दूसरे नंबर पर आते हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह जो कि भारतीय खिलाड़ी है। दोनों ने ही 17-17 विकेट लिए थे, लेकिन इनके रन रेट ज़्यादा था तो इसलिए इनको पहले नंबर पर रखा गया है। कुल जो टीमें थी वो 20-30 में, और जिसमें कुल मैच खेले गए थे वो 55 मैच खेले गए थे। पहली बार जो शामिल टीमें हुई थी अब की बार यूएसए, कनाडा और युगांडा, ये 3 जो टीम थी ये नई शामिल हुई थी अब की बार। ये भी आपको दोस्तों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपका रवि अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। रवि अग्रवाल की दोस्तों आप यहाँ पर फोटो देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। सरकार ने 1988 बैच के आईआरएस अधिकारी रवि अग्रवाल को आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों एक तो होता है आईपीएस, ठीक है, एक होता है आईएएस और एक होता है आईआरएस। तो दोस्तों ये थे आईआरएस जो कि ये जंगल वाला होता है, और एक होता है इंडियन पुलिस सर्विसेज, एक होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और आईआरएस का होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी कि जंगल वाला। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वह 1986 के बैच के आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी जो स्थापना है 1963 में की गई है, और इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 30 जून को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं बाकी इसके बारे में। हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रहों या धूमकेतु जैसे निकट पृथ्वी शिखरों के माध्यम से उत्पन्न खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून 2017 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत के किस खिलाड़ी ने T20 विश्व कप 2024 जीतने के बाद T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये 3 खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है T20 विश्व कप से। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा, यानी कि तीनों ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी। रोहित शर्मा ने भी संन्यास ले लिया है, और विराट कोहली ने भी, और रविंद्र जडेजा ने भी। डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद अपने T20 करियर से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर अपना दूसरा T20 खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस संस्था ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये आपका विश्व बैंक ने दी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, विश्व बैंक। डिटेल में जान लेते हैं। विश्व बैंक ने भारत के हरित हाइड्रोजन अभियान को समर्थन देने के लिए $1.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। इस धनराशि का उपयोग हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए बाजार को बढ़ावा देने और नवीनकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। जून 2023 में विश्व बैंक ने 1.5 बिलियन के पहले निम्न कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन को मंजूरी दी थी। विश्व बैंक जो है दोस्तों द वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी कि अमेरिका में हो जाएगा, और जो उसके अध्यक्ष है अजय बंगा हो जाएंगे। सीईओ अंशुला कांत हो जाएंगे, और वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक 2024 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये आपका 29 जून को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 14 जून 2016 को अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ यानी कि EU की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये आपका एंटोनियो कोस्टा को चुना गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। एंटोनियो कोस्टा के दोस्तों यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो। बाकी डिटेल में जान लेते हैं इनके बारे में। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एंटोनियो कोस्टा बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे और 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष को 2.5 वर्ष की अवधि के लिए चुना गया जाता है, यानी कि 2.5 साल के लिए। यूरोपीय परिषद में विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति के लिए अगले उच्च प्रतिनिधियों के रूप में एंटोनियाई प्रधानमंत्री काजा
कैलाश को भी नियुक्त किया गया है। वह स्पेन के जोसेफ बोमेल की जगह लेंगे। यूरोपीय परिषद दोस्तों 1974 यूरोपीय संघ का एक सामूहिक निकाय है, यानी कि यूरोपीय परिषद जो है 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। यूरोपीय संघ के बारे में मैं आपको बताते हूँ। यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसकी स्थापना है 1 नवंबर 1993 में की गई है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो जाएगा और जो इसके अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024 में विश्व का कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रिया का वियना रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपना नवीनतम ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें एक बार फिर से ऑस्ट्रिया के वियना को दूसरे दुनिया में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। जारी 2024 सूचकांक में विश्व शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सांस्कृतिक, पर्यावरण, स्थिरता और बुनियादी ढांचे जैसी चीजों के आधार पर दुनिया भर के 172 शहरों में रेटिंग की गई है। शहर में जो शीर्ष 3 स्थान है, पहले पर हो जाएगा वियना, दूसरे पर कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में है, ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। सीरिया का 10वीं सूची में सबसे नीचे है। नोट करके लिख लेते हैं। पर भारत की नई दिल्ली में सूची में 112वां स्थान मिला है, जबकि मुंबई को 117वें स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा आपका पेंच टाइगर रिजर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, पेंच टाइगर रिजर्व में यहाँ पर AI सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली शुरू की है। इस अत्याधुनिक प्रणाली में हाई रिलाइजेशन कैमरा लगा है, जिसकी दृश्य सीमा 15 किलोमीटर है, जो टाइगर रिजर्व के 350 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है और 2 राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में फैला हुआ अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना शुरू की है? तो दोस्तों आपका झारखंड ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इस जो योजना शुरू की है इसके बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या है। झारखंड में 21 से 50 वर्ष उम्र की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को राज्य सरकार प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। यह सहायता मुख्यमंत्री माई कुई बहन बेटी स्वावलंबन योजना के तहत दी जाएगी और इस पर सरकार के खजाने से प्रतिवर्ष 5500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह योजना उन महिलाओं के लिए लाई गई है जिन्हें किसी भी तरह की पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता। इस योजना का उद्देश्य राज्य में रहने वाली सभी वर्गों की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। झारखंड जो दोस्तों है उसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को की गई है। राजधानी रांची हो जाएगी, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो जाएंगे और राज्यपाल CP राधाकृष्णन हो जाएंगे। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोप्लास्टिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका लखीमपुर खीरी में किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में एक बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इस अभिनव परियोजना का उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना है। 1000 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होने वाले बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण लखीमपुर खीरी जिले के गोकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में किया जा रहा है। यह परियोजना 2000 करोड़ रुपए की गैलेक्सी लागत से विकसित की जाएगी। बायोप्लास्टिक क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। बायोप्लास्टिक जो इस परियोजना का मुख्य आधार है उन पौधों से आता है जो वापस उगते हैं, जैसे मक्का, चकुंदर और सूरजमुखी। बायोप्लास्टिक सामान्य प्लास्टिक से अलग होते हैं क्योंकि वे सेलुलोज और स्टार्च जैसे प्राकृतिक पॉलीमर से बने होते हैं जो पौधे या खेत के कचरे से आते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में की गई है। राजधानी लखनऊ हो जाएगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO वार्षिक शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों आपका कजाकिस्तान के अस्ताना में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में जान लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कजाकिस्तान के इस समूह के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत पिछले साल SCO का अध्यक्ष था।
शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और एससीओ सदस्य देशों के बीच समग्र सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। 2017 में भारत अस्थाना शिखर सम्मेलन में यह एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था। शंघाई सहयोग संगठन के बारे में जान लेते हैं। स्थापना जो है 15 जून 2001 में की गई है। इसकी मुख्यालय बीजिंग चीन में हो जाएगा। महासचिव झांग मिंग हो जाएंगे और एससीओ के जो 8 सदस्य देश है दोस्तों, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तिजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हो जाएंगे। ये आपको याद रखने 8 के 8 देश। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो ये आपके शिवराज सिंह चौहान बने हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो कि पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। डिटेल में जान लेते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में वरिष्ठ भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली थी। इनमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना मंजूरी दी है? तो ये आपका असम ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप दोस्तों मुख्यमंत्री की फोटो देख सकते हैं, असम के जो मुख्यमंत्री है। डिटेल में जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह संरक्षण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे देश में दंडित न्याय प्रणाली मजबूत होगी और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सुधार होगा। इस योजना के तहत गवाहों के नाम, पता, माता पिता, व्यवसाय और डिजिटल पद चिन्ह पर पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाएंगे। असम के बारे में जान लेते हैं। असम की जो स्थापना है दोस्तों 26 जनवरी 1950 में की गई है। राजधानी दिसपुर हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो जाएंगे और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। यह हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसी लगी वीडियो एक लाइक करके जरूर बताना। और क्वेश्चन क्या है आपका, किस भारतीय महिला मुक्केबाज खिलाड़ी ने ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में रजत पदक जीता है? तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।